नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सर आज फिर आरओ एकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि बता देते हैं कि हम लोग इस समय एसएससी बैंक, रेलवे, ठीक है, यूपीएसआई तथा लेखपाल की वैकेंसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग प्रीवियस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को केवल 10 क्वेश्चन ला रहे हैं, इसको आपको देखने में मात्र 10 मिनट टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ये 10-10 क्वेश्चन से एक दिन हम लोग के पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे कि हम लोग बिना कुछ इधर उधर के पढ़े हुए इसी प्रैक्टिस सेट से हम लोग बहुत अच्छे गेन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ललित कला अकादमी किस उद्देश्य के साथ स्थापित की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑप्शन देखेंगे। भारतीय संगीत और नृत्य कला को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन करने के लिए। बी है चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन के लिए। सी है भारतीय नाट्य में अध्ययन और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए। डी है भारतीय साहित्य को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का बी है, इस क्वेश्चन का आंसर बी है। ललित कला अकादमी की स्थापना चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित की गई थी। आपको बताते चलें कि ललित कला अकादमी नई दिल्ली में स्थित है तथा ललित कला अकादमी सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रदर्शन करता है और अवार्ड भी प्रोत्साहित रूप में देता है। इस क्वेश्चन से हम लोग को इतना जानकारी मिलती है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल सैडमैक्स द्वारा 2015 दक्षिण एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास एनडीआरएफ में किए गए संयुक्त अभ्यास की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये पहले का जी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन बी। इसका मैं आपको एक रखा हुआ इमेज दिखा देता हूँ कि द एडवांस कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस फॉर सैडमैक्स 2015 वाज हेल्ड ऑन सितंबर 3-4 सितंबर 2015 8 क्या लिखा है, सूर्या ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट सीआरपीएफ, बसंत कुंज, नई दिल्ली। देखो यहाँ पे ही इसको क्या किया गया था, हेल्ड किया गया था। इसकी मेजबानी हमारे नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है ना। तो ये इमेज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। बात यह है कि आपदा प्रबंधन अभ्यास के द्वारा त्वरित कार्रवाई की प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा है सैडमैक्स। सैडमैक्स का फुल फॉर्म आप लोगों को बता देते हैं कि साउथ एशियन एनुअल डिसेस्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है। इसका फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एनुअल डिसेस्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज। तथा दूसरा आपको दिख रहा होगा एनडीआरएफ के टीम सीआरपीएफ वाले बनते हैं, इसीलिए इसको सीआरपीएफ के कैंप में ही हेल्ड किया गया था। तो एनडीआरएफ का फुल फॉर्म आपका होता है नेशनल डिसेस्टर, क्या होता है, नेशनल डिसेस्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है ना। ये एनडीआरएफ वाले होते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अपना, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको बता देते हैं कि इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आपको बताते चले कि इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क है और इंटरनेट द्वारा विश्व की किसी प्रकार की जानकारी बहुत सरल और सुलभ हो जाता है, ठीक है ना। एक और बात आपको बहुत इंटरेस्टिंग बताते चलते हैं कि इंटरनेट टेलीफोन कम कीमत पर अधिक बात कराता है तथा इससे बहुत ही हमें रोचक जानकारियाँ मिलती रहती है।
इसी के वजह है कि आप लोग देख रहे हैं नेटवर्क पूरा हम लोग को भारत में छा गया है, ठीक है ना। इंटरनेट की देन है कि हम लोग को घर बैठे इतना सुविधा मिल रहा है, यूट्यूब जैसे इतना है। तो कभी कोई सोचा करता था कि हम भी दिल्ली जाते, अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते, जो कि सारे इंस्टीट्यूट के टीचर हमारे मोबाइल में अवेलेबल हैं। बस किसी इंस्टीट्यूट का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो है ना इंटरेस्टिंग बातें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना, राज्य के नीतियों के निर्देशिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सच नहीं है। इसमें पूछ रहा है कौन सा सच नहीं है, तो पढ़ के देखते हैं हम लोग। पहला लिखा हुआ है, नीतियाँ बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। सही बात है, ये इसलिए नहीं होगा। वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए सामाजिक और समाजवादी हैं। ये भी सही है, इसलिए नहीं होगा। ये उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी तौर पर प्रवर्तनीय नहीं है। ये भी तो सही है, इसलिए ये नहीं होगा। चौथा देख लेते हैं क्या है, तो ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी कार्यान्वित आवश्यकता नहीं होती है, तो ये सही है। आपको बता देते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में यह कथन सत्य है, डी वाला, कि ये अपने आप प्रवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वित करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। ये सही बात है। और आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी में भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित दिया हुआ है। और एक और बात बता देते हैं आपको कि राज्य को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। और इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 44 में समान आचार संहिता से है, तथा अनुच्छेद 44 एक ऐसा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा बार बार कहने पर भी राज्य इसे लागू नहीं किया गया, ठीक है ना। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में हमारे संविधान में भी दिया गया है, जो कि अनुच्छेद भाग 4 के 36 से 51 में है। इस क्वेश्चन से हम लोग को इतना जानकारी मिलती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, फल चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताएंगे, क्योंकि इसका अभी 2 साल पहले ये हमारे केरला से उत्पन्न हुआ था, ठीक है ना। तो इसका आंसर आई होप सबको मालूम होगा। इबोला बुखार इससे हो रहा था, चमगादड़ के वजह से हमारे यहाँ फैला हुआ था केरला में, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि फल चमगादड़ इबोला बुखार रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक है। इसका चमगादड़ का पिक आप लोग देख ले रहे हैं। आपको बता देते हैं कि चमगादड़ सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी है। ये रहा आपका चमगादड़ का पिक, ठीक है। चमगादड़ की एक सबसे बड़ी विशेषता आपको बता देते हैं कि चमगादड़ की सूंघने की क्षमता 20,000 हर्ट्ज, कितना 20,000 हर्ट्ज, ठीक है ना, HZ। इसकी क्या है, सूंघने की क्षमता 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। वह कंपन से अभ्यास कर लेता है, ठीक है। और आपको बताते चलें कि इबोला जो है एक वायरस जनित रोग है, जो कि हमारे केरला से उत्पन्न हुआ था अभी कुछ दिन पहले। ये बहुत न्यूज में रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने सम्मुख आंतरिक कोण का कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आप लोगों ने मैथ्स बहुत सॉल्व किया है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, योगेश्वर दत्त को 2011-12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। वह किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बात तो सही है, बता देते हैं आपको कि योगेश्वर दत्त 2011-12 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित हुए थे, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही कह रहा है।
और ये हमारे भारत के कुश्ती के खिलाड़ी हैं। योगेश्वर दत्त जो हैं हमारे भारत के कुश्ती के खिलाड़ी हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने सुशील कुमार 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक कुश्ती से प्राप्त किया था। योगेश्वर दत्त जो हैं कुश्ती के पहले खिलाड़ी थे। इनके बाद से सुशील कुमार 2012, ठीक है ना। सुशील कुमार 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक कुश्ती में ही प्राप्त किया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बताते चले कि ये पुरस्कार जो है आपके 1992 से दिया जा रहा है। एक इसके बाद से पुरस्कार आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है ना। तो बता दें कि ये द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये प्रशिक्षण जो देता है यानी कोच को दिया जाता है, ठीक है ना। ये खिलाड़ियों को नहीं दी जाती है। तो इससे हमको इतना लाभ जानकारी मिलती है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है शिक्षा ऋण पाने के। ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन इसके बारे में भी बताते हैं तो आप लोग नाराज भी हो जाएंगे। शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले ऋण पोर्टल का नाम क्या है। तो इस पोर्टल का नाम हम बता देते हैं कि इसको हमने अप्लाई की थी बट हुआ नहीं कुछ भी। इस पोर्टल का नाम है www विद्यालक्ष्मी, क्या नाम है, vidyalakshmi.co.in इस पोर्टल का नाम है। इस पे आप लोग को बता सकते हैं कि शिक्षा ऋण के इच्छुक छात्रों के लिए NSDL ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले ऋण पोर्टल है, ठीक है ना। इसको बता देते हैं आपको कि शिक्षा ऋण मतलब जो हम लोग पढ़ने के लिए लोन लेते हैं वो बहुत ही कम ब्याज पर इसमें उपलब्ध कराया जाता है। और एक और रोचक बात यह है कि कुछ मात्रा में अनुदान भी देता है ये, ठीक है ना। लेकिन दुख की बात वही बताया क्या है कि दुख की बात यह है कि इसमें बैंक की ओर से ऋण देने में काफ़ी परेशानी किया जाता है, ठीक है ना। ये दुख वाली बात है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। तो इसका ऑप्शन है कमी के कारण रोग, आनुवांशिक रोग, संक्रमण रोग, व्यावसायिक संबंधी रोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं कि हीमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इसका सही है। आपको बता दें कि हीमोफीलिया रोगों को चोट लगने पर आधा घंटा से लेकर 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह मुख्यतः पुरुषों में मेल में ही पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर बी होगा। अगला आपको बता दें पहले ही कि हर एक एग्जाम में आपको एक पुस्तक से ज़रूर क्वेश्चन आएगा, जो कि यहाँ पे देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका पुस्तक से है। कह रहा है कि पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक कौन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है जयराम रमेश, APJ अब्दुल कलाम साहब, जो कि हमारे बीच नहीं रहे हैं, बड़े दुख की बात है। इनको हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते थे। सलमान रुश्दी, नटवर सिंह, नाम बड़े अजीब है, काम पता ना कैसे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा है जयराम रमेश। जयराम रमेश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ कि पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी पुस्तक के लेखक आपके इस पुस्तक के लेखक आपके जयराम रमेश जी हैं। जयराम रमेश जी आपके यूपीए गवर्नमेंट में, ठीक है ना। जयराम रमेश जी आपके यूपीए गवर्नमेंट में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जयराम रमेश स्पष्टवादी, कर्मठ एवं ईमानदार नेता के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो भाई ये यूपीए सरकार के हैं, अभी तो इन लोगों का आप देख ही रहे हैं।
एनडीए का सरकार है, यूपीए तो पूरा ख़त्म हो गई है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आई होप कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे या ना लगे, पढ़ाई का भी कोई भी दवा जो है ना किसी को अच्छा लगता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जो शय के खा लेता है वो स्वस्थ हो जाता है जल्दी। तो इसलिए 10 क्वेश्चन का हम लोग सेशन लेके आ रहे हैं। इसको आपको बस 10 क्वेश्चन नोट कर लेना है। इसको 2-3 बार आप लोग वीडियो देख लोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो आप लोग से एक अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको जितना अधिक से अधिक हो सके अपने सारे फ्रेंड्स को और ज़्यादा से ज़्यादा उन दोस्तों को जो कहीं बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो यूपी में उन सभी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो कि हमारे आने वाले अगले यूपी लेखपाल, यूपी यूपीएसआई में अच्छा प्रदर्शन कर सकें, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें तथा अपनी प्रकृति